दोस्तों नमस्कार। राजस्थान अध्ययन की कड़ी को लगातार जारी रखते हुए आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हाई कोर्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में। उच्च न्यायालय जिस प्रकार की राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में और उसकी एक खंडपीठ है वो जयपुर में स्थापित है, तो आज हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होती हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय है। लगभग प्रत्येक राज्य में स्थित है, लेकिन कुछ राज्यों का संयुक्त है। इसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी हैं जिनका अलग से उच्च न्यायालय स्थित है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के इतिहास की, तो सबसे पहला फैक्ट आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? याद करना है, कौन सा अधिनियम है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सत्ता यहाँ काबिज थी, तो उसी के द्वारा जो कानून पारित किया गया था, कौन सा अधिनियम? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और उसमें प्रथम बार भारत में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो उनका क्रम याद रखना है। प्रथम बार जो 3 स्थापित किए गए थे उसमें पहला नाम आता है कलकत्ता हाई कोर्ट का। इसका मतलब ये भी पूछा जा सकता है, भारत का जो प्राचीनतम स्थापित, वर्तमान अवस्था में जो स्थापित उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कब स्थापित हुआ? 2 जुलाई 1862 को। 3 एक साथ हुए थे, जिसमें प्रथम कलकत्ता का है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। 3 नंबर पे आता है मद्रास हाई कोर्ट। याद करना है, लेकिन याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जिसको अगर याद रखें तो तीनों हाई कोर्ट का एक सीरीज हो जाती है, केबीएम। कौन सी? केबीसी होता है, उसी प्रकार केबीएम करना है अपने। इसका मतलब क्या हुआ? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट है जो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत अंग्रेजों के द्वारा स्थापित 3 हाई कोर्ट थे। तो क्रम याद करना है। पहला कलकत्ता हाई कोर्ट जो 2 जुलाई 1862 को, बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 को और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 को। 3 हो गए। कब? तीनों के तीनों 1862 में हुए। प्रथम 2 जुलाई, दूसरा 14 अगस्त और 15 अगस्त को तीसरा। ठीक है, रूट इनका सिस्टम है केबीएम। ओके। उसके पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि यूपी में है, वो 17 मार्च 1866 को चौथा हाई कोर्ट बना। तो 4 हाई कोर्ट है। पूछ सकते हैं चारों का क्रम क्या है। पहले जो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित किए गए थे उनका तो केबीएम। केबीएम के पश्चात चौथा है इलाहाबाद का। उनका है 1862 में 2 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त। और ये 17 मार्च 1866 को चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद यूपी में स्थापित किया गया। अगला 5 जुलाई 2016 को बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, यानी जो प्रथम 3 जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, इनका नाम बदल दिया गया। कब बदला? यद्यपि शहरों का नाम अलग है, लेकिन उच्च न्यायालय का नाम चेंज कब किया गया था? 5 जुलाई 2016 को। कब किया गया? 5 जुलाई। याद करना है, 5 जुलाई 2016 को जो प्रथम 3 उच्च न्यायालय थे उनका नाम चेंज कर दिया गया। बॉम्बे से मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का नाम चेन्नई हाई कोर्ट किया गया और कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम कोलकाता हाई कोर्ट किया गया। याद रखना है कब? 5 जुलाई 2016 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी प्रेजेंट में कितने उच्च न्यायालय है भारत में? तो उनकी संख्या है 25। अब आता है भारतीय संविधान के कौन से भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो एक ऐसा वीडियो अपने बना चुके हैं, संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। ठीक है, अलग से याद करना है कौन से भाग में क्या उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद याद कर सके तो सर्वोत्तम, नहीं तो कम से कम भाग और उसके विषय के बारे में जरूर ध्यान होना चाहिए। तो भाग 6 है जो राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो राज्य की सर्वोच्च न्यायिक जो संस्था होती है वो उच्च न्यायालय है। इसके लिए अनुच्छेद 214 प्रारंभ किया गया है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें
हाईकोर्ट का उल्लेख है, उच्च न्यायालय का उल्लेख है, तो प्रथम जो अनुच्छेद है वो 214 है। उच्च न्यायालय ये संयुक्त भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है, यानी जिस प्रकार राजस्थान का हाईकोर्ट अपना राजस्थान का ही है, लेकिन जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है वो पंजाब, हरियाणा और जो यूटी चंडीगढ़ है, इन तीनों का संयुक्त हाईकोर्ट है। ठीक है, तो एक स्वतंत्र भी हो सकता है और इसके अलावा ज्वाइंट भी हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद याद रखना है। 215 में क्या दिया गया? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख का मतलब क्या होता है? इनके जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, हाईकोर्ट के जो भी डिसीजन हैं, उन डिसीजन को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है। तो अभिलेख न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे है? 215 में। सुप्रीम कोर्ट का अलग है, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 215 नाम आते याद रखना है, यह अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख कहाँ, कौन से अनुच्छेद में किया गया? 215 में। सिर्फ हाई कोर्ट का है तो 214 में। ठीक है, अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। इसमें मतलब इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, कैसे गठन होगा? तो उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में अनुच्छेद 216 में है। इसमें एक तो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर, यह संख्या फिक्स नहीं की गई है, जितनी आवश्यकता होती है, जितना वर्कलोड होता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 3 आर्टिकल बताए हैं। पहला 214 के तहत हाईकोर्ट का उल्लेख, जिसमें ज्वाइंट भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। दूसरा 215 नंबर अनुच्छेद में एक अभिलेख न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है। तीसरा आता है 216 अनुच्छेद। इसमें उच्च न्यायालय के गठन के समय कौन कौन सी इकाइयां होती है? तो सबसे पहले इसमें मुख्य न्यायाधीश और आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 में क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। 4 लगातार अनुच्छेद है। 214 में उच्च न्यायालय, 215 में अभिलेख न्यायालय, 216 में न्याय गठन मतलब हाईकोर्ट का गठन कैसे किया जाता है, और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताओं के बारे में चर्चा की जाती है। अगला है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। किस मुख्य न्यायाधीश की? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये सीजीआई के बारे में बात नहीं कर रहे। हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? उसके लिए सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा? एक तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उससे, इसके अलावा जिस राज्य में नियुक्ति की जानी है उसके राज्यपाल से परामर्श करेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। पहला तो ये आ गया। अगला है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो चीफ जस्टिस होता है उसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से तो परामर्श करेगा ही करेगा, वह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी करेगा। 2 चीजें आ गई। पहला, अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य के राज्यपाल से करेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे भी परामर्श करेगा। अगला आता है संयुक्त हाईकोर्ट। जिस प्रकार चंडीगढ़ हाईकोर्ट का आपने उदाहरण लिया था, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल कौन से? हरियाणा के। राज्यपाल कौन से? पंजाब के। इनसे सभी से क्या करेगा? परामर्श करना पड़ेगा। किसको? राष्ट्रपति को। यह नियम बना हुआ है। 3 हो गए, तीनों के तीनों एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर किसी भी राज्य में मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट की नियुक्ति करनी है तब सीजीआई से और इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाना जरूरी है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, उनसे परामर्श किया जाता है। इसके अलावा जो संयुक्त हाईकोर्ट है, ज्वाइंट हाईकोर्ट है, उनके बारे में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श है वो कहता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से, जितने भी राज्य है उस हाईकोर्ट के क्षेत्र विशेष में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन सभी के राज्यपाल इसमें
परामर्श लेना आवश्यक समझा जाता है। अब आता है योग्यताएं। क्या योग्यताएं होती हैं राजस्थान का हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए? प्रथम, भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रथम क्या बताया गया है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, इसको दो भागों में बांटा है। दूसरे का प्रथम है भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो सकता है। खास करके जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट होते हैं उसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मैं हाई कोर्ट बोल दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होता है, वहाँ अगर 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो, या फिर हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो, दोनों हो सकता है। या तो जज के रूप में काम किया 10 वर्षों तक किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, दूसरा, या फिर किसी भी हाईकोर्ट में या अन्य जो न्यायालय है उनमें 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी वकालत यानी वकील के रूप में काम किया है, तो वह व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, ये योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में विधिवेताओं की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में विधि के जो ज्ञाता होते हैं, विधि के ज्ञाता, केवल विधि के ज्ञाता, यहाँ नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में नहीं होता ऐसा प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट में तो है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं होता। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले लो। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है उसके आधार पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कार्यकाल, बात कर रहे हैं सिर्फ हाई कोर्ट की। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अभी फैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इनके जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनकी आयु का प्रावधान न्यूनतम का तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो उच्चतम है उसमें आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है, याद कर लो। इसके बाद में आता है हटाया कैसे जा सकता है, हटाने का तरीका क्या है? अनुच्छेद 124(4) की रीति से, अनुच्छेद 124(4) क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट में है वो रीति से राष्ट्रपति के आदेश से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसके लिए दो चीजें आवश्यक होती है, तो साबित कदाचार होना चाहिए या फिर असमर्थता, यानी कोई भी कार्य करने में मैं असक्षम हूं। ये दो ही कारण होते हैं जिसके आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है, तो उसी का ध्यान में रखते हुए हटाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो पहली बात, आरोप लगेंगे या तो साबित कदाचार के, सिद्ध कदाचार के, या फिर असमर्थता के। ठीक है, अब आता है हटाने की प्रक्रिया क्या है 124(5) में। पहले तो जो संबंधित सदन है, इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए क्या क्या होगा? लोकसभा के लिए कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। अगर किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अगर प्रस्ताव लाया जाता है हटाने के लिए, ठीक है, तो उस इम्पीचमेंट का हटाने के लिए, तो उसमें क्या किया जाएगा? लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य के लिए और राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्य का अनुमोदन आवश्यक है। वो प्रस्ताव पारित करेगा कौन? लोकसभा में तो अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, उसको सामने प्रस्ताव जाएगा। अब क्या है, जब अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, सभापति का मतलब राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है, वो प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। उसके पास दोनों प्रावधान है। ठीक है, अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर अध्यक्ष या सभापति आरोपों को जांच हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो समझ लेनी है। अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाया जाता है। और इम्पीचमेंट कहाँ? सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की और विधानसभा में राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की जो प्रस्ताव है उनके समर्थन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है। और वो अगर जो लोकसभा का अध्यक्ष है या मैं विधानसभा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ राज्यसभा शब्द उल्लेख करना चाहिए। तो या तो राज्यसभा का सभापति
और लोकसभा का अध्यक्ष उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर लेता है। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में उस जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगी। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो पहला आता है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, या फिर उसी सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, या तो सीजीआई हो या फिर अन्य न्यायाधीश। दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा एक प्रख्यात न्यायविद। ये जांच कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी साबित कदाचार की या अक्षमता की। भी संबंधित न्यायाधीश इन दो दोषों का दोषी है या नहीं। ठीक है, प्रस्ताव आने के बाद में ये कमेटी जांच करेगी। कमेटी में या तो सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश या किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा एक प्रख्यात न्यायविद होता है। ये कमेटी जांच करेगी। ठीक है, इस समिति के निर्णय के आधार पर दोषी पाए जाने पर यह कमेटी अगर डिसीजन देती है कि वह संबंधित न्यायाधीश दोषी है, सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। उसके पश्चात सदन में विचार किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाता है। अब कमेटी अपना डिसीजन देगी। डिसीजन के बाद में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। फिर दोनों अलग अलग सदन, लोकसभा अलग पारित करेगी। कैसे? विशेष बहुमत से। यह याद रखना है, सामान्य बहुमत से नहीं होगा, या विशेष बहुमत से पारित करेगी। पहले लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, या पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करेगी और राष्ट्रपति को प्रेषित कर देगी। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने के आदेश पारित करते हैं। तो समझ में आ गई महाभियोग की प्रक्रिया। जो अपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है लगभग किसमें? हाई कोर्ट में। अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। ये अपने पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो याद करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के विरुद्ध महाभियोग अभी तक लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। जजों के खिलाफ जो महाभियोग लाए जाते हैं उसमें अभी तक 2 बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम बार 1992 में वी रामास्वामी के विरुद्ध, कौन सा? वी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। दूसरा 2018-19 में दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग लाया गया। कौन से? दीपक मिश्रा के विरुद्ध। ये याद रखने हैं। अभी तक 2 जजों के विरुद्ध यानी 2 न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग लाया गया लेकिन वो पारित नहीं हुआ। इसका मतलब वो साबित नहीं हुए। 1992-93 में वी रामास्वामी के विरुद्ध, याद रखना है। 2018-19 में दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग लाया गया। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट के 4 जजों के विरुद्ध महाभियोग लाया गया लेकिन वो भी पारित नहीं हुआ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के 2 और हाई कोर्ट के 4 जजों के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाई गई लेकिन वो पारित नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये जो 4 न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों का संबंध किस राज्य से है? तो प्रथम पीडी दिनाकरन, ये सिक्किम हाई कोर्ट के, सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के, जेबी परदीवाला गुजरात हाई कोर्ट के, और नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। ये 4 ऐसे न्यायाधीश थे जो हाई कोर्ट के थे जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया लेकिन पारित नहीं हो उसका। इसका मतलब आपने 2 बार पढ़ा है। पहला सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध अब तक क्या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है लेकिन वो साबित नहीं हो सका। ठीक है, इसका मतलब दोषी नहीं पाए गए। अगला है अनुच्छेद 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित से कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू करना। यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है लेकिन उच्च न्यायालय इनको लागू करते हैं अनुच्छेद 218 के तहत। ये थोड़ा सा डीपली और देख लेना। अगला है अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ यानी प्रतिज्ञान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आ भी सकता है अनुच्छेद 219 का संबंध किससे है? तो जो न्यायाधीश है शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, ओथ लेते हैं, OATH, उस ओथ के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 219 के तहत। इसमें क्या है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। कौन? न्यायाधीश। कहाँ का? हाई कोर्ट का।
नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल के समक्ष। लेकिन शपथ में क्या करेगा? या तो राज्यपाल स्वयं होगा या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। अब आता शपथ का स्वरूप क्या है। तो प्रथम तो ये हो गया शपथ का स्वरूप क्या है। इसमें संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा का पालन करूंगा। शपथ ले रहा है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। कौन सा? न्यायाधीश ले रहा है। कहाँ का? हाई कोर्ट का। शपथ का स्वरूप इस प्रकार है, वह लेता है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा का पालन करूंगा, प्रथम ही, ठीक है। दूसरा, भारत की संप्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। 2, अगला क्या होगा? अगला कह रहा है श्रद्धापूर्वक अपने ज्ञान, योग्यता, विवेक का प्रयोग करूंगा। उसके बाद में अगली कहता है संविधान व विधि की मर्यादा का मान रखूंगा। ये 4 प्रकार की शपथ होती है। पहली, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा का पालन करूंगा। दूसरा, भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। अगला, श्रद्धापूर्वक अपने ज्ञान, योग्यता, विवेक का प्रयोग करूंगा। इसके बाद संविधान व विधि की मर्यादा का पालन करूंगा, बनाए रखूंगा, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 220। हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद किसी भी न्यायालय में विधि या कानून संबंधी व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अगर वहाँ का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गया तो उसके पश्चात अपने विधि संबंधी जो नियम है उसका व्यवसाय नहीं करेगा। इसका मतलब वह कानूनी प्रक्रिया से निवृत्त हो चुका है, उसके पश्चात वह कानून से विलग रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है ना। ये अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर विशेष आदेश निकाल दिया है उनके लिए भी आपको विशेष परिस्थिति में अनुमति दी जाती है तो वो अलग है, वो विशेष परिस्थिति में हो गया। लेकिन आमतौर पर यह कहा गया है भी अनुच्छेद 220 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य व्यावसायिक कार्य जो कानून से संबंध नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय है, डायरेक्ट याद करने हैं, 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, वो कौन से में? अनुच्छेद 221 में। इसमें टॉपिक मुख्य है राज्य की संचित निधि पर भारत होता है। अनुच्छेद 202(3) थ का न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से मिलता है? मैं वेतन की बात कर रहा हूँ। यहाँ एक जो पेंशन है वो अलग है, मैं वेतन की बात कर रहा हूँ। वेतन राज्य की संचित निधि पर है, लेकिन पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर है, दोनों याद रख लेना। न्यायाधीश, खासकर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनका वेतन तो देता है राज्य अपनी संचित निधि से, लेकिन इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है आजकल। तो उसका अनुच्छेद है 202 का 3 थ, याद करो 202 का 3 थ। ये तो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से। दूसरा है उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से। पेंशन कहाँ से दी जाती है? ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। इसका उल्लेख किया गया है 112(3) घ, याद करो, हो गया याद। पेंशन की जाती है 112(3) घ और वेतन दिया जाता है 202(3) थ, ठीक है। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का आजकल ट्रेंड है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान जो वेतन है लगभग 2.5 लाख रुपए है और अन्य न्यायाधीशों का 2.25 लाख रुपए वर्तमान का वेतन प्रति माह है। अगला है अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, राष्ट्रपति सीजीआई के परामर्श के बाद न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श के बाद, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको कहें, तो उससे परामर्श के बाद एक न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से, जिस प्रकार राजस्थान हाई कोर्ट से पंजाब हाई कोर्ट, जो उसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कहते हैं, वहाँ स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो कैसे कर सकता है? वो परामर्श करता है राष्ट्रपति, किससे? सीजीआई से। अगला
थर्ड जजेज केस, इसके बारे में अपने अलग से वीडियो बनाएंगे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि जजों के स्थानांतरण के मामले में सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जहां को मतलब जिस राज्य से स्थानांतरित होकर के जिस राज्य को जा रहा है, उन दोनों राज्यों के जो संबंधित हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करना चाहिए। ये थर्ड जजेज केस का डिसीजन था। समझ में आ गई कहानी। यानी परंपरा तो यह है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण 222 के तहत राष्ट्रपति करता है सीजीआई से परामर्श के बाद, और संबंधित राज्य के जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करता है। कब? सीजीआई से परामर्श के बाद में। लेकिन अगर थर्ड जजेज केस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था, सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायाधीशों का तबादला 222 के तहत करता है तो उसे सीजीआई के साथ साथ, सीजीआई से तो करना ही करना है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जो सीनियर मोस्ट जजेज है उनसे, और संबंधित हाई कोर्ट जहां को दोनों हाई कोर्ट, उन दोनों हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी परामर्श करना चाहिए। ठीक है, अपने आज यहीं तक, अगला आगे की चर्चा है वो लगातार जारी रखेंगे। एक बार जो संबंधित अपने फैक्ट पढ़े हैं उनके बारे में लगातार पढ़ते रहें, और आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे तो अपने इस परंपरा को, इस जो श्रृंखला, इसको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी का सहयोग आज अपेक्षित है। हम सब मिलकर के इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो तैयारी चल रही है उसको लगातार जारी रखें, और बिना किसी ब्रेक के, और सर्दी का मौसम है तो स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास करता है, और इस ठंडक में आत्मा जैसे निकल ही रही है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनतकश व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और इसी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, दूसरों से तुलना न करें, और अपने अध्ययन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए जहाँ से भी उचित मैटर मिले उसको पढ़ें, बार बार रिपीट करें, और यथासंभव जो टेस्ट सीरीज हैं उनका अनुसरण करें तो सफलता निश्चित है, अवश्यंभावी है। थैंक यू, धन्यवाद।